दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और ये दूसरा चरण का मतदान है। 2019 की लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर जो है 8 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, जबकि एक सीट जो है अमरोहा की वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की के प्रत्याशी वहां दानिश अली जीते थे। इन 8 सीटों पर दूसरे चरण का प्रचार जो है बुधवार को बंद हो चुका है और 8 सीटों पर आइए समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। ये 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा है। इसमें से अमरोहा को छोड़ करके हमने आपको बताया सभी 7 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि अमरोहा से जो है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने अपनी जीत दर्ज की थी। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मामला थोड़ा दिलचस्प हो चुका है। ये मामला दिलचस्प कैसे हो गया है कि यहाँ जो है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस, एनडीए अलायंस, और तीसरा जो मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसलिए इन सभी 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उससे जो है मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। मामला इन सभी 8 सीटों पर त्रिकोणीय हो गया है। इन सभी 8 सीटों पर कुल मिला जुला कर 91 प्रत्याशी मैदान में हैं और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमरोहा से ही अमरोहा से शुरू करते हैं। अमरोहा में दानिश अली जो अब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और वहाँ से जो है कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने दानिश अली को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन को अमरोहा से मैदान में उतारा है। यही कारण है कि दानिश अली के निशाने पर लगातार बहुजन समाज पार्टी रहती है और दानिश अली का कहना है कि यदि भाजपा वहाँ से जीतेगी तो दानिश अली का यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो हमारे समाज को बांटने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती कि दानिश अली फिर से सांसद जाएं। फिलहाल दानिश अली का ये आरोप है अभी कि अमरोहा से जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है वो हमारे वोट को काट सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए दानिश अली वहाँ से आरोप लगा रहे हैं। अमरोहा दूसरे चरण की इकलौती सीट है जिस पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने जीत हासिल की थी। इस बार दानिश अली बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी सीट पर टिकट पर फिर से मैदान में हैं, यानी समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन से उनका मुकाबला भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर उनसे है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन को उतारकर दानिश अली की राह कठिन बनाने की तैयारी कर रखी है। यानी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी वजह से जो है अमरोहा में मामला त्रिकोणीय फंसा हुआ है। दानिश अली का कहना है कि भाजपा को जिताने के लिए बसपा ने ऐसा खेल किया है। अगर बसपा की रणनीति कामयाब हुई तो भले ही उनका प्रत्याशी न जीते, लेकिन दानिश अली को दोबारा सांसद बनाने का रोड़ा जरूर अटका सकती हैं। अब दूसरे सीट की हम बात करते हैं। अमरोहा में अमरोहा के बाद जो है दूसरी सीट जो है वो है मेरठ की। मेरठ में अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने रामायण के राम रहे अरविंद गोविल को वहाँ से टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ से उतारा है देवव्रत त्यागी को
और समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने जो है सुनीता वर्मा को वहाँ से टिकट दिया है। मेरठ का ये हाल है कि मेरठ में भाजपा ने रामायण के राम जो यानी अरुण गोविल को हराकर इस सीट को हार्ड सीट बना दिया है। शुरुआती कुछ परेशानियों और अंतर्विरोधियों के बावजूद भाजपा इस सीट पर अपने को सुरक्षित मान रही है, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है। भाजपा ने लगातार 3 बार सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट यहां से काट करके अरुण गोविल को टिकट दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की अब तक लगातार जो 3 बार यहां से जीत चुके थे, उनका टिकट काट करके वहां के अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। पिछली बार यहां से भाजपा को केवल 5000 वोटों से जीत मिली थी। 9.5 लाख दलित मुस्लिम वोट यहाँ जो है हैं और वो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने दलित प्रत्याशी दिया है सुनीता वर्मा को, और दलित प्रत्याशी उतार करके ये गेम अपने पाले में करने की कोशिश समाजवादी पार्टी गठबंधन ने किया है। बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ से देवव्रत त्यागी को उतारा है, और देवव्रत त्यागी को उतार करके राजपूतों के बीजेपी की नाराजगी को भुनाने के लिए जो है ये दांव खेला गया है। बहरहाल हम बागपत की बात करते हैं। बागपत में 1977 से यानी करीब 47 साल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की इस राजनीतिक विरासत वाली बागपत लोकसभा सीट से उनके परिवार का कोई सदस्य इस बार प्रत्याशी नहीं है। इस बार एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी भाजपा और रालोद के नेता एक ही प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा गठबंधन ने अपने खाते की सीट होने के बाद भी जयंत चौधरी ने खुद चुनाव न लड़कर पार्टी के पुराने सिपह सलार जो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनावी मैदान में उतारा है। और समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने गाजियाबाद निवासी अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। वे साहिबाबाद विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से एडवोकेट प्रवीण बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है। वे दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं पहले। यह चुनाव जहां रालोद भाजपा गठबंधन का भविष्य तय करेगा, वहीं चौधरी परिवार के पुराने सिपह सलार के लिए भी यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दलित मुस्लिम समीकरण और जाट और किसान जो है राजनीति के साथ साथ यहाँ भाजपा रालोद गठबंधन की भी परीक्षा है। जिस तरह से किसान आंदोलन भी आपको देखने को मिला था, तो किसान जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। फिलहाल इस सीट पर देखना होगा कि किसान, जाट और दलित मुस्लिम समीकरण जो है किस पर भारी पड़ता है। बहरहाल हमने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है उन्होंने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। आइए आगे बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी से सटा लोकसभा क्षेत्र है और राम मंदिर के आंदोलन के बाद भाजपा का जो है मजबूत गढ़ साबित हुआ है। पिछले 8 चुनाव में 7 बार भाजपा यहां से जीती है। 2009 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहली बार लोकसभा पहुंचने के लिए गाजियाबाद से ही चुनाव लड़ना चुना था। वीके सिंह पिछले 2 चुनाव से कमल के चुनाव चिन्ह से लाखों मतों से जीतकर संसद पहुंचे। भाजपा ने इस बार वीके सिंह की जगह जो है स्थानीय नेता और शहर के विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। अतुल के सामने वीके सिंह के 5 लाख रिकॉर्ड मतों से जीत के कीर्तिमान के आगे निकलने की चुनौती है। तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डाली शर्मा भाजपा के दुर्ग को भेदने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। डाली शर्मा पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, मगर तीसरे नंबर पर थी। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से पंजाबी समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था पहले, मगर बाद में क्षत्रियों की कथित नाराजगी का लाभ लेने के इरादे से बहुजन समाज पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बदल दिए और अब प्रत्याशी वहां से हैं नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतारा गया है। नंद किशोर पुंडीर मुकाबले में को त्रिकोणीय बना रहे हैं, ऐसा वहाँ से ऐसी खबर आ रही है कि नंद किशोर पुंडीर के आ जाने के बाद जो है वहाँ भी मामला त्रिकोणीय हो चुका है।
बहुजन समाज पार्टी काडर वोट और नुक्कड़ सभाओं में ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बड़ी बड़ी जनसभाओं और रैलियों में विश्वास कम करती है। वो उनका जो है काडर बेस वोटर जो है वो अक्षम होता है जाने में। तो बहुजन समाज पार्टी एक निर्णय रहता है कि हम जो है नुक्कड़ सभाएं करेंगे गांव-गांव जा कर के, और इससे अपने प्रत्याशियों को सहेजने का काम करेंगे। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त रहा नोएडा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे प्रिय केंद्रों में से एक है। वह यहाँ के विकास पर भी लगातार निगाह रखते हुए उसकी समीक्षा करते हैं। वर्तमान में यहाँ भाजपा का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र शर्मा इस सीट से लगातार 2 बार जीत चुके हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने गुर्जर और बसपा ने 36 प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने गुर्जर कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नागर को वहां से मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार 36 प्रत्याशी उतारकर क्षत्रियों को साधने का प्रयास किया है। इस बार उन्होंने राजन सोलंकी को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने एयरपोर्ट का श्रेय लेने की होड़ जो है जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का क्रेडिट लेने के लिए भी राजनीतिक दलों के बीच होड़ लगी हुई है। अगली सीट है बुलंदशहर। बुलंदशहर में 2 मौजूदा सांसदों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद भोला सिंह और बसपा के नगीना के सांसद जो है रहे गिरीश चंद्र जाटव को यहाँ से टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों के पूर्व प्रत्याशियों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। डॉक्टर भोला सिंह 2014 से सांसद हैं। 2019 में भोला सिंह ने 6,81,321 वोट हासिल करके सीट जीती थी जो है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि को बनाया है। वर्तमान में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। और बसपा ने बिजनौर की नगीना सीट से रहे सांसद जो है गिरीश चंद्र जाटव को यहाँ से मैदान में उतारा है। बुलंदशहर की 64% आबादी हिंदू और करीब 35% आबादी मुस्लिम समुदाय की बताई जा रही है। हिंदुओं में दलित, लोध, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट प्रत्येक जाति के लोग लगभग 10 से 15% हैं। यादव, सिख, कायस्थ, जैन काफ़ी कम है, यानी यहाँ भी मामला त्रिकोणी ही दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं मथुरा की। मथुरा लोकसभा सीट पर त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है तीसरी बार हेमा मालिनी को मैदान में उतारा गया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश सिंह और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने मुकेश धनगर को मैदान में उतारा है। यहाँ बसपा और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी भी पार्टी के विभीषणों से परेशान है। बसपा ने अंतिम समय में यहाँ प्रत्याशी बदल दिया है। पहले कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया था। मंगलवार को ही उपमन्यु ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी। उपमन्यु को टिकट करने के बाद यहाँ से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों पर जो है उनका अच्छा प्रभाव था, अच्छी पकड़ थी। वही भाजपा की बात करें तो उनसे भले ही आरएलडी के से चुनावी समझौता किया हो, पर स्थानीय स्तर पर भाजपा के जिले के कर्णधार आरएलडी से तालमेल बनाना तो दूर, उन्हें कार्यक्रम की सूचना भी नहीं दे रहे हैं। इस पर हेमा मालिनी भी नाराजगी प्रकट कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में जिस प्रकार आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की उपेक्षा हुई और उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। नरेंद्र सिंह 2019 के हेमा मालिनी के खिलाफ आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो यानी इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे भी आपस में बटे हुए हैं। कांग्रेस की हालत तो वैसे भी ख़राब है। बक्सर बृजेश सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस सपा गठबंधन ने मुकेश धनगर को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, और इस दल के कुछ लोग ही उनको पराजित देखने के लिए एक प्रकार से साठगांठ कर चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी रालोद से उधर नाराज़गी है और कांग्रेस की इधर से नाराज़गी है। तो यानी एक बड़ा
जो है मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सही रणनीति साबित हो सकती है। एक बड़े नेता ने तो एक बार यह कहा था कि उस चिरकुट की सभा में वे नहीं जाएंगे, यानी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। अगली सीट है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में उतरे हैं, यानी सतीश गौतम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है, यह इस बार तीसरी बार। बहुजन समाज पार्टी ने भगवा खेमा छोड़कर सभी हाथी पर सवार हुए जो है अभी हाल ही में ब्राह्मण जितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय पर दांव लगाया है। बसपा ने पहले यहाँ गुफरान नूर को टिकट दिया था, बाद में बंटी उपाध्याय को मैदान में उतार करके जो यहाँ की चाल बदल दी है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व सांसद चौधरी विजय सिंह को मैदान में उतारा है। जाट बिरादरी के विजय सिंह 2004 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से जीते थे। यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम वोट लगभग 3.5 लाख है। लगभग 3 लाख ब्राह्मण, 2.25 लाख जाट, 2 लाख जाटव व 2 लाख ठाकुर के अलावा वैश्य, लोधी, राजपूत, बघेल व यादव बिरादरी का वोट चुनावी समीकरणों को जो है बदलने की हैसियत भी रखता है। तीनों प्रत्याशियों के बीच जो है वोटों के बंटवारे में मुस्लिम मतों की हिस्सेदारी यहाँ सबसे अहम मानी जाती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीट जिनका हाल मैंने आपके सामने बयान किया। और यहाँ जो है 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, इसलिए इन सभी 8 सीटों पर मामला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर हम आपको फिर से बता दें, इन 8 सीटों पर वह भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार जीते थे। एक जो सीट थी वो अमरोहा की, वहाँ से सपा बसपा गठबंधन के दानिश अली यहाँ से चुनाव जीते थे। फिलहाल कल वोटिंग होगी, वो तो मालूम होगा, और कितने प्रतिशत मतदान होता है ये तो शाम को आंकड़े मिल जाएंगे। बहरहाल इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये हम वहाँ के लोगों को पर छोड़ते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता है तो इन 8 लोकसभा क्षेत्रों के लोग कमेंट करके बताएं कि किस जगह से कौन भारी पड़ रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कहाँ क्या हाल है। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।